राधे राधे मित्रों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे अपनी मंडली की सदस्य संगीता यादव द्वारा शब्दों में पिरोई गई एक कहानी, न्याय का आईना, जो केवल न्याय नहीं, आत्मा की परीक्षा की दास्तान है। एक राजा, एक आरोप और एक सत्य जो हर परत को चीरता हुआ अंत में सामने आता है। तो आइए डूबते हैं एक ऐसे रहस्य में जहां न्याय भी आईने में झांकता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नाम का एक पहाड़ी राज्य था, जहां राजा विजयरथ सिंह अपने न्याय और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे कहते थे, जो सत्य है वह सामने आए बिना चैन नहीं लेता। राजा ने अपने दरबार में एक खास नियम लागू किया था। हर अपराध की गहराई तक जाया जाए, भले ही वो छाया जितनी हल्की हो। कहानी की शुरुआत, एक दिन महल के कोषागार से एक बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया। ये हीरा राजा के पूर्वजों की निशानी था, जिसे राज्य की आत्मा कहा जाता था। चोरी के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा ने ऐलान किया, जो भी दोषी होगा उसका न्याय सूर्य की रोशनी की तरह उज्जवल होगा। प्रधानमंत्री, मंत्री, सैनिकों से लेकर महल के रसोइयों तक सबकी जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा विजयरथ सिंह ने तुरंत चारों दिशाओं से सुरक्षा बढ़ा दी और एक गुप्त सभा बुलाई। सभा में 4 प्रमुख संदिग्धों को बुलाया गया। 4 प्रमुख संदिग्ध: 1. प्रधान सेनापति वीरभान, 2. महल की रसोई प्रमुख माधवी, 3. कोषाध्यक्ष हरिदत्त, 4. राजा का सबसे प्रिय शिष्य युवराज अर्जुन, पालक पुत्र। पहला शक वीरभान पर। सेनापति वीरभान की तलवार पर हीरे के डिब्बे का ताला टूटने जैसा निशान मिलता है। उसके कमरे से एक नक्शा भी बरामद होता है, जिसमें कोषागार तक का गुप्त मार्ग दर्शाया गया है। दरबार में कानाफूसी होती है। सिर्फ वीरभान के पास इतनी ताकत और जानकारी थी। लोग सोचते हैं यही चोर है, लेकिन वीरभान गर्जना करता है, महाराज, मैं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं। यह नक्शा मैंने सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए बनवाया था। दूसरा शक माधवी पर। रसोई प्रमुख माधवी चोरी की रात अकेली रसोई में थी। उसी रात्रि की राख से मिलता जुलता कालापन कोषागार के पास भी पाया गया। उसकी पायल भी वहीं गिरी हुई मिलती है। दरबार में आवाज उठती है, रसोई से कोषागार की दूरी कम है और उसी रात। दरबारी सोचता है, नहीं, माधवी ही है चोर। माधवी रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, पायल गिर गई थी जब मैं रसोई में आग बुझा रही थी। तीसरा शक हरिदत्त पर। हरिदत्त, जो वर्षों से कोष संभाल रहा है, उस रात अपनी चाबी घर नहीं ले गया। जांच में पता चलता है कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसके पास पैसे नहीं हैं। दरबार में फुसफुसाहट, जरूरत और अवसर दोनों उसके पास है। सभी लोग सोचते हैं, अब तो यही असली चोर है। हरिदत्त थरथराता हुआ बोला, मेरी बेटी की शादी है महाराज, पर मैं अपनी ईमानदारी पर आंच नहीं आने दूंगा। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी आत्मा को मत कलंकित कीजिए। चौथा शक अर्जुन पर। राजा का पालक पुत्र अर्जुन, जिसे राजा सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, चोरी के दिन राजमणि को देखने गया था। किसी सैनिक ने उसे रात में महल के पिछले द्वार से निकलते हुए भी देखा। दरबार में खलबली, शायद वह हीरे का असली वारिस बनना चाहता है। अब सबका सोचना यही है, कहीं असली साजिश अर्जुन की ही तो नहीं। राजा विजयरथ सिंह ने जब अर्जुन की ओर देखा, पूरा दरबार सन्नाटे में था। आरोप गंभीर था, राज्य की आत्मा कहे जाने वाले हीरे की चोरी। राजा का चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में दुख। लेकिन अर्जुन निडर होकर कहता है, पिता तुल्य महाराज, मैं आपकी आंखों में आंख डालकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे जो चाहिए वो आपका विश्वास है, कोई हीरा नहीं। अर्जुन की सफाई, पिताश्री, आप मुझे बताइए, मुझे किस चीज की कमी रही है? क्या राज्य का स्नेह नहीं मिला? क्या आपसे मुझे सिंहासन की आशा नहीं? क्या आपकी गोद में पला बढ़ा अर्जुन धन का भूखा हो सकता है? जिस राजमणि को देखने में गया था, क्या उसे चोरी करने नहीं बल्कि पूजा करने गया था, जैसे हर बार करता हूं? मैंने आपके हर युद्ध में साथ दिया है, हर नीति में सहयोग किया है, हर शत्रु से पहले आपकी रक्षा की है। तो क्या मैं ही आज आपका सबसे बड़ा विश्वासघाती ठहरूं? यदि मैंने चुराया होता
तो क्या मैं दरबार में खड़ा होता या भाग चुका होता? मेरे पिता, अगर मैंने चुराया होता तो मुझे राजमणि नहीं चाहिए होती। मुझे आपकी आंखों का वो प्रेम चाहिए जो आज कहीं खो गया है। राजमणि का कोई मूल्य मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि राज्य तो मेरा ही है। भविष्य में जिस रात्रि मैं पिछले द्वार से गया, वो इसलिए क्योंकि मैं ध्यान साधना करने गया था गुप्त स्थान पर, जो केवल आप और मैं जानते थे। यदि मैं चोर होता तो चोरी की रात के बाद मैं इतने निडर भाव से महल में नहीं ठहरता। आप मेरे हाथ में कोई दोष नहीं पाएंगे, क्योंकि दोष मेरे मन में नहीं। राजा की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। कहीं ना कहीं वो अर्जुन के हृदय को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, अर्जुन, भावनाएं न्याय का विकल्प नहीं हो सकती। यदि तुम निर्दोष हो तो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन यदि दोष है तो वो चाहे जितनी परतों में छिपा हो, सामने आएगा। ठीक इसी समय एक रहस्यमयी सन्यासी दरबार में आता है। उसकी आंखों में तेज, हाथ में कांच का आईना। महाराज, ये कोई साधारण आईना नहीं, इसमें जिसने कुछ भी छिपाया हो उसका मन खुद सच उगल देगा। राजा सभी को बारी बारी बुलाते हैं। जब वीरभान आता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका मन कांपता है और वह कहता है, महाराज, मैंने हीरा नहीं चुराया, लेकिन मुझे सच मालूम है, अर्जुन ने मुझे नक्शा बनवाया, माधवी के रसोई घर से रास्ता लिया और कोष का ताला तोड़ा। वीरभान के मुंह से सच सुनकर पूरा दरबार सन्न था। चोरी युवराज अर्जुन ने ही की है। राजा की आंखें सुन्न थीं, लेकिन मन ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। कई क्षणों तक मौन रहा। फिर राजा ने अपने सिंहासन से उठकर अर्जुन की ओर देखा। धीरे धीरे चलकर उसके बिल्कुल सामने आ खड़े हुए। राजा की गर्जना, तुमने मुझसे पूछा था अर्जुन, मुझे क्या कमी है जो मैं चोरी करूंगा? अब मैं पूछता हूं, क्या तुम्हें वाकई कुछ कमी थी? क्या मैंने तुम्हें पुत्र की तरह नहीं पाला? क्या राज्य की शिक्षा, शस्त्र विद्या, ग्रंथ ज्ञान सब कुछ नहीं दिया? तुमने कहा, आपका स्नेह ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन उसी पूंजी को तुमने छलनी कर दिया। राजा की आंखों में अब क्रोध और करुणा दोनों थे। तुमने कहा, मुझे हीरे की क्या जरूरत? फिर भी तुमने वहीं चुराया, और वह भी तब जब मुझे सबसे ज्यादा विश्वास था कि तुम ही सबसे सच्चे हो। राजा का वाक्य वज्र की तरह गिरा। तुमने मेरी आंखों का प्रेम नहीं खोया अर्जुन, तुमने खुद अपनी आत्मा का आईना तोड़ दिया। तुम्हारी सफाई सुंदर थी, परंतु सत्य कुरूप था, और जब सत्य सामने आ जाए तब राजधर्म केवल क्षमा नहीं कर सकता। राजा सिंहासन पर लौटे। दरबार स्तब्ध था। वे बोले, अर्जुन मेरा पुत्र समान था, लेकिन राज्य का नियम है, चाहे कोई भी हो, जब सत्य अपराध सिद्ध कर दे तो न्याय एक समान होता है। राजा का निर्णय 1, युवराज अर्जुन को राज्य सिंहासन के उत्तराधिकार से हटा दिया जाए। 2, उसे राज्य की सीमा से बाहर तपस्वियों के आश्रम में प्रायश्चित के लिए भेजा जाए, जहां वह 12 वर्षों तक सेवा और साधना करेगा। 3, यदि वह आत्मशुद्धि कर लौटे और गुरुजन उसका हृदय परिवर्तन प्रमाणित करें, तब पुनः दरबार में प्रवेश मिलेगा। राजा का अंतिम वाक्य अर्जुन से, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा अर्जुन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपना जीवन भी तोड़ दो। जाओ और अपने कर्मों से खुद को नया अर्जुन बनाकर लौटो, वो अर्जुन जिसे फिर से देखूं तो गर्व कर सकूं। सभी दरबारी शांत। अर्जुन भारी मन से महल की देहरी की ओर बढ़ता है। राजा आंखें फेर लेते हैं, जैसे कोई बिछड़ रहा हो, और दरबार की हवा भी जैसे मौन विलाप करने लगी। तभी, रुकिए, एक तेज, दृढ़ और भावनाओं से कांपती हुई आवाज गूंजती है। रानी वसुंधरा, हिमगिरी की रानी, पूर्ण राजमातृत्व गरिमा के साथ दरबार में प्रवेश करती है। सभी चौंक जाते हैं। राजा खड़े हो जाते हैं। रानी जी, यह क्या व्यवहार है? आप इस क्षण। रानी सीधा अर्जुन की ओर जाती हैं, उसे पकड़कर सिंहासन के समीप लाती हैं और कहती हैं, महाराज, आप जिस पुत्र को अपराधी मान बैठे, वह सबसे ऊंचे चरित्र वाला है। इस पूरी घटना की योजना मेरी थी और चोरी मैंने करवाई थी। पूरे दरबार में सनसनी फैल जाती है। राजा स्तब्ध। आप, रानी जी, ये क्या कह रही हैं? महाराज, आपने अर्जुन को उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु मैंने कभी उसकी अंतरात्मा की गहराई नहीं जानी थी। क्या वह केवल आपका प्रिय है या वास्तव में इस राज्य के योग्य भी है? मैं जानना चाहती थी कि यदि अर्जुन के सामने अवसर हो तो क्या वह प्रलोभन में फिसल जाएगा या संकल्प पर डटा रहेगा। इसलिए मैंने हीरा गुप्त रूप से हटवाया और अर्जुन को एक रात गुप्त द्वार पर बुलाकर कहा, यह हीरा ले लो और राज्य से दूर किसी नए जीवन की शुरुआत करो। यह राज्य तुम्हारे काबिल नहीं। मैंने उसके मन में संदेह भी डाले कि राजा अब तुम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन रानी की आंखें नम होती हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मां, राज्य मेरा लक्ष्य नहीं,
आपका और पिताजी का विश्वास ही मेरी थाती है। उसने हीरा लेने से मना कर दिया और जैसे ही वह बाहर निकला, वह उसी क्षण सेवकों द्वारा देखा गया। राजा अब भी स्तब्ध हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा है। रानी वसुंधरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ रखा है। राजा ने गहन दृष्टि से रानी की ओर देखा और कहा, रानी, कृपा करके विस्तार से बताइए, कैसे अर्जुन पर शक के इतने सटीक प्रमाण बने? रानी का विवेचन, प्रमाणों की परतें खुलती हैं। रानी एक एक कर सब प्रमाणों की गुत्थी सुलझाते हुए बोलती हैं। एक सेनापति वीरभान की तलवार पर जो ताले का निशान था। महाराज, मैंने राजमहल के अस्त्रागार से उस रात वीरभान की तलवार ली और खजाने के गुप्त कक्ष के ताले पर उसे ठोकर मारकर हल्का निशान डाला, ताकि जांच में यही लगे कि दरवाजा उसी तलवार से तोड़ा गया था। उसके बाद तलवार को चुपचाप उसके शयन कक्ष में रखवा दिया। दरबार में हलचल। वाह! इसलिए वो सीधा शक वीरभान पर गया। 2 रसोई घर के पास राख और माधवी की पायल। मुझे ध्यात था कि माधवी रात देर तक रसोई में रहती है। मैंने उसी राख को चुपके से कोषागार द्वार के पास छिड़कवाया और माधवी की एक पायल वहां गिरा दी, जो मैंने दिन में सेवा के बहाने चुपचाप उससे ले ली थी, ताकि लगे माधवी चोरी की रात वहां मौजूद थी। दरबार में कुछ मंत्रियों की सिर हिलती प्रतिक्रिया, इसलिए वह इतनी डरी हुई थी और फिर भी निर्दोष थी। 3 कोषाध्यक्ष हरिदत्त की चाबी और पुत्री का विवाह। हरिदत्त की पुत्री का विवाह तय था। मुझे जानकारी थी। उस दिन विशेष रूप से मैंने आदेश दिया था कि महल का दरवाजा जल्दी बंद किया जाए, जिससे हरिदत्त जल्दबाजी में चाबी वहीं भूल गया और मैंने ही कोषाध्यक्ष के घर की स्थिति की जानकारी मंत्री को इस तरह फैलाई कि सभी को लगे उसे धन की जरूरत है। दरबार में कुछ सैनिक फुसफुसाते हैं। सभी सूत्र जुड़े हुए थे। अद्भुत चतुराई। 4 अर्जुन को चोरी का अवसर और दृश्य देना। मैंने ही अर्जुन को गुप्त द्वार पर बुलाया। हीरा उसे दिखाकर कहा, ले जाओ, भाग जाओ, तुम्हें राजा अब विश्वास नहीं करते। मैंने मनोवैज्ञानिक द्वंद्व पैदा किया, ताकि यदि वो स्वार्थी होगा तो स्वीकृति दे देगा। पर अर्जुन ने वो हीरा लौटा दिया और कहा, मुझे राज्य नहीं, पिता का विश्वास चाहिए। और गुप्त द्वार से बाहर निकलते समय ही कुछ सेवकों ने उसे देखा। राजा के कहने पर रानी पूरी सच्चाई बयान कर रही हैं कि किस तरह 4 लोगों पर शक करवाया गया और अर्जुन की परीक्षा ली गई। अब रानी एक क्षण के लिए मौन होती है, फिर अपनी बात को और गहराई से पूरा करती है। महाराज, आप उस सन्यासी को तो याद ही होगा, जो दरबार में एक कांच का आईना लेकर आया था और बोला था कि इसमें जो देखेगा उसका सच प्रकट होगा। राजा, हाँ, वो तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था और उसका आईना भी। वीरभान के चेहरे पर सच्चाई अपने आप आ गई थी। रानी मुस्कुराकर कहती हैं, महाराज, वह कोई जादू नहीं था, वह मन का विज्ञान था। जब मन खुद को दोषी समझता है तो आईना नहीं, आत्मा बोलती है। जो वर्षों से मेरे संरक्षण में प्रशिक्षित था, उस आईने में कोई चमत्कार नहीं था। वह एक साधारण कांच का टुकड़ा था, लेकिन उसके साथ जुड़ा था विश्वास का मनोविज्ञान। मैंने उसे विशेष रूप से कहा था कि वह इस आईने को सत्य प्रकाशी कहे और उसे इतने विश्वास से प्रस्तुत करे कि जिसने कुछ गलत किया हो वह अपने ही अंतर्मन से हार जाए। सचमुच ऐसा ही हुआ। वीरभान, जो स्वयं चोर नहीं था, लेकिन अर्जुन को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था, वह डर गया, उसका मन कांपा और उसने सब उगल दिया। राजा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोले, तो ये सत्य का आईना भी केवल मन का दर्पण था और हमारी न्याय सभा में जो न्याय प्रकट हुआ वह किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके सुविचारित प्रयोगों से था। रानी की अंतिम बात, महाराज, मैंने कभी किसी शस्त्र से युद्ध नहीं किया, लेकिन आज मैंने राजधर्म, चरित्र और न्याय की परीक्षा को मनोविज्ञान और बुद्धि के शस्त्र से जीत लिया है। अंतिम पंक्तियां। पूर्ण न्याय का घोषणा पत्र, जिसे हम आईना कहते हैं, वो सिर्फ कांच नहीं, हमारा मन, हमारा विवेक और हमारी नीयत होती है। आज अर्जुन ने उस आईने में खुद को देखा और साबित किया कि वो न सिर्फ योग्य युवराज है, बल्कि सत्य का सच्चा सिपाही भी। रानी का निष्कर्ष, न्याय का सर्वोच्च रूप। महाराज, ये कोई साजिश नहीं थी, यह एक राज्य योग्यता की परीक्षा थी, जिससे आप स्वयं भी अनभिज्ञ रहें, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या अर्जुन हर परिस्थिति में सत्य का साथ देगा? क्या वीरभान कर्तव्य से डिगेगा? क्या हरिदत्त लोभ में फिसलेगा? क्या माधवी कमजोर पड़ेगी? राजा का मौन और फिर वज्र स्वर। अंतिम न्याय। राजा धीरे धीरे अपने आसन पर बैठते हैं। पूरे दरबार में गहन मौन। फिर राजा बोले, रानी वसुंधरा, आपने एक मां, एक रानी और एक नारी के रूप में जो किया वह कठिन था, लेकिन उद्देश्य न्यायपूर्ण। मैं जानता हूं आप में ममता थी, पर पक्षपात नहीं। और अर्जुन, राजा अर्जुन को देखते हैं।
तुमने आज स्वयं को केवल योग्य नहीं, धर्मशील राजा के रूप में सिद्ध किया है। अंतिम घोषणा। वीरभान, माधवी और हरिदत्त पूर्ण निर्दोष सिद्ध होते हैं। उन्हें सम्मान सहित मुक्त किया जाए। अर्जुन को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और इस दिन को न्याय पर्व कहा जाएगा। जब राज्य ने अपनी आत्मा को आईने में देखा, पूरे दरबार में घोषणा होती है, अर्जुन अब केवल युवराज नहीं, वह राज धर्मावतार है, जिसके चरित्र की शुद्धता ने न्याय को भी आईना दिखाया। अंतिम सीख। परीक्षा केवल प्रजा की नहीं, शासकों की भी होनी चाहिए। और जब अंतर्मन का आईना उजला हो, तभी सच्चा राजा सामने आता है। राजा वही होता है जो अपने प्रियजनों पर भी न्याय करे। सत्य को शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध करना होता है। विश्वास यदि टूटे तो उसे दंड नहीं, आत्मशुद्धि चाहिए। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए कहानी वाला निराला से जुड़िए, जहां हर कथा आपके अंतरात्मा को छू जाती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।